बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज कौम से अहम खिताब किया और मौजूदा मुआशी मुश्किलात में अहम ऐलानात किए अवाम को रिलीफ देने के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, जिनका खिताब 40 मिनट तक पर मबनी था, इसमें उन्होंने पेट्रोल की कीमत 10 रुपये फ़ी लीटर, डीजल की कीमत 10 रुपये फ़ी लीटर कमी करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो आलमी मंजरनामा तो ऐसा बन रहा है जिसमें पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ की गई थी ओगरा की जानिब से, लेकिन उन्होंने इसके बरक्स इसमें 10 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया है। साथ में उन्होंने बिजली के जो यूनिट प्राइस है उसमें 5 रुपये कमी का ऐलान किया। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि जो एहसास प्रोग्राम के तहत 80 लाख घरानों को 12,000 रुपये माहाना मिलते हैं, इसकी रकम में भी इजाफा करते हुए अब ये 12,000 रुपये के बजाय 14,000 रुपये दिए जाएंगे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। उन्होंने कहा कि सेहत कार्ड जो जिन सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार है, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और ऑब्वियसली इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा कि पंजाब में मार्च यानी कल से जो महीना शुरू हो रहा है उसके एंड तक तमाम घरानों को 10 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस सेहत कार्ड की सूरत में मुयस्सर आएगी। खैबर पख्तूनख्वा में पहले ये फैसिलिटी है और इस्लामाबाद में भी इसका इतलाक हो गया। साथ में उन्होंने IT सेक्टर में बड़े रिलीफ के ऐलानात किए। उन्होंने कहा 100% टैक्स छूट होगी। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि IT सेक्टर के फ़रोग के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज है उस पर भी छूट होगी और कैपिटल गेन टैक्स भी ख़त्म कर दिया। इसके अलावा भी उन्होंने अपनी जो मुआशी मामलात हैं उसका एक तकाबुल भी पेश किया। जो साबका अदवार थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके अदवार में जो महंगाई की शरह थी और मौजूदा हुकूमत के दौर में जो महंगाई की शरह है, इसका कंपैरिजन भी चार्ट्स की सूरत में कौम के सामने रखा। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की और उनका हालिया दौरे रूस और इससे कबल चीन का अहाता भी किया। और उन्होंने कहा कि आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी की जो खदोखाल है उसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो अवाम और मुल्क की फलाह होती है, ना कि मुख्तलिफ ममालिक की खुशनुदी हासिल करना। इसके अलावा पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से उन्होंने कहा कि इसके हमने तरमीम की है, कानून 2016 से मौजूद है और इससे आज़ादी इज़हार पर कोई कदगन नहीं आएगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो एड्रेस टू द नेशन है, इसके तनाजुर में आज हम गुफ्तगू करेंगे। जो शख्सियात हमारे साथ शिफ्तगू हैं उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें DSLG लिंक पर ज्वाइन कर रही हैं कंवल शोजब साहबा, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं प्लानिंग डेवलपमेंट स्पेशल इनिशिएटिव्स की, PTI की तर्जुमान है, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पर कैसर अहमद शेख साहब, मेंबर कौमी असम्बली है, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, कौमी असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटी है बराए फाइनेंस उसके आप मेंबर है, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं नोटेड डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, आपका भी सर बहुत शुक्रिया। दौरान प्रोग्राम हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी लेकर आएंगे। बल्कि हमें ज्वाइन कर लिया है फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कादिर बलोच साहब ने, आपका भी शुक्रिया। चारों मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। मैं आप लोगों की इजाजत से कैसर शेख साहब से जरा गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की स्पीच हम सब ने सुनी। कैसर शेख साहब, चूंकि आप इकोनॉमिक इशूज पे काफी गहरी गिरफ्त रखते हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बड़े ऐलानात किए हैं। कम से कम जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग हैं मेरे समेत के, जिनके बिजली के बिल और जो पेट्रोल और डीजल के बिल हैं इनमें बड़ी कमी का ऐलान किया है, 10 रुपए फी लीटर और 5 रुपए फी यूनिट। किस तरह देखते हैं सर इस ऐलान को? खुशाइंद करार देते हैं कैसर शेख साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किए हैं वो आम आदमी के लिए या जो मुल्क की सनत के बारे में ऐलान किए हैं वो खुशाइंद हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि ये 3.5 साल के बाद IMF से कुछ समझौता किया है इन्होंने। मनी बिल जो अभी जो मिनी बिल दिया है, मनी बिल, उसमें कुछ कहा है और ये कुछ कह रहे हैं। किस तरह ये क्या, ये सिर्फ क्योंकि हमारी तहरीक है अदम एतमाद, सिर्फ इसके लिए चंद दिनों की बात है। एक तरफ तो ये 4 रुपए पेट्रोलियम लेवी का वादा करके आए हुए हैं, कमिट करके आए हुए हैं, तब इनको $1 अरब IMF ने दिया है। अब आप बताएं कि आप पेट्रोलियम, दुनिया में पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, आपने तो सेल टैक्स भी खत्म कर दिया था, 0 था सेल टैक्स आपका, आपने लेवी बनानी है तो क्या लेवी कम? कोई मुझे बताएं तो सही ना कि क्या IMF के समझौते पे हट गए हैं, उनसे इनकार कर दिया है? कोई बात तो बताएं ना। सिर्फ ये कह देना एक तरफ तो IMF का समझौता है, 4 रुपए हर माह लेवी बढ़नी है। ठीक है। पेट्रोल की प्राइस दुनिया में बढ़ गई। पिछले 15 दिन पहले जो प्राइस थी वो $91-92 थी,
आज $99 है प्राइस दुनिया में, तो 10% तो कीमत बढ़ गई, इन्होंने कीमत घटा दी। अच्छी तो बात फिर नहीं है। कौन सा बेसिस है? क्या सारे लेवी खत्म कर दी? कोई मुझे फार्मूला तो बता देना कि ये जो पहले आज तक तो फार्मूले पे चल रहा था, और फिर अब ये कह रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई। मैंने तकरीर सुनी, उसमें ये कह रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ गई, 25% आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई, लेकिन आपकी जो 56%, 56% इंपोर्ट बढ़ गई, उसका तो जिक्र नहीं किया। एक तरफ तो आपने डिवैल्यू कर दिया, लोगों का 57 रुपीज कम, यानी डॉलर रुपी का रेट डॉलर को जरा इसका जवाब ले लेते हैं कैसर शेख साहब। बात तो उस पर हम आते हैं, इंपोर्ट पे जो प्राइम मिनिस्टर ने और तरसीलात ज़र की बात की, लेकिन जो आपने ये पेट्रोल और डीजल के वाले से बात की है, इसका जवाब कमल साहबा से ले लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो खुशाइंद ऐलान है, आपने कहा कि IMF के साथ तो समझौता हुआ, $1 अरब की जो किस्त आई थी, तो ये अभी आलमी तनाजर में कीमतें बढ़ रही हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कमी का ऐलान किया है, तो उसका क्या फॉर्मूला है? कमल साहबा जरा फॉर्मूला अगर आप वजाहत कीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तो ऐलान किया, कैसर शेख साहब और अवाम की आगाही के लिए कमल साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अनवार। कैसर शेख साहब को मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अपोजिशन का प्रॉब्लम ये कि आटा गुंदी हिल्दी क्यों है, न पाए मानत न जाए रफ्ता, मतलब बढ़ जाए तो तकलीफ, घट जाए तो तकलीफ, कभी राजी भी हो जाए करो। पहले इतने अरसे से शोर मचा रहे थे कि हुकूमत जो है वो कर सकती है, अगर हम आ गए तो हम कर देंगे। अब हुकूमत ने कर दिया तो अब इस बात पे हैरान हो गए कि कैसे कर दिया है। तो ये तो इनको फार्मूला बताना चाहिए ना कि इनके पास क्या था। तो वज़ीर-ए-आज़म ने पूछा भी है कि अगर पेट्रोल या डीजल या ऑयल जो है उसके बनी गाला में भी कुएं नहीं है, जाती उमरा में भी कुएं नहीं है, बिलावल हाउस में भी कुएं नहीं है, तो खरीदना तो हमें बाहर से ही पड़ता है। फिर आप इतने अरसे से रौली क्यों डाल के बैठे हुए थे? तहरीके अदम एतमाद तो हमने सुना अभी आ रही है, हम उससे डरे नहीं, आप लेकर आए। मैंने तो खाना ऑफर किया हुआ है और मैं अपने जो आप लोगों को ऑफर दी हुई है उस पर कायम हूँ। जहां तक आपने फार्मूला पूछा, देखें इन्होंने बात ठीक की, पहले भी हमने लेवी टैक्स जीरो किया था। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी लेवी और सेल्स टैक्स जो है वो जीरो नहीं हुआ। इवन उस टाइम पे भी नहीं हुआ जब ओबामा की हुकूमत थी और यहाँ पाकिस्तान पे इनकी हुकूमत थी। $28 फी बैरल जो है वो तेल मिल रहा था आलमी मार्केट में, और यहाँ पर ये 35 अरब रुपया जो है वो लेवी के मद में बढ़ाते थे, और जो टैक्स सेल्स टैक्स है वो भी उसके मुताबिक बढ़ा रहे थे जी। हमने क्या किया है, हम पिछले काफी अरसे से जब से तेल की कीमतें बढ़ी हैं, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया 70 अरब रुपया जो है वो हम सब्सिडी दे रहे हैं, अपने ऊपर वो ले रहे हैं, हम पास ऑन नहीं कर रहे हैं कंज्यूमर को। जो आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी आपको राइटली पॉइंट आउट किया कि अगर हम वो इम्पैक्ट ट्रांसलेट कर दें पूरे का पूरा, जो कि ओगरा बार बार कहता है कि करें, तो कम से कम भी 220 रुपए जो है वो पर लीटर यहाँ पे ऑयल की प्राइस हो जाएगी, जो कि उसकी एग्जैक्ट प्राइस बनती है। बाहर से आप कमोडिटी खरीद रहे हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में अवाम में डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, एक निचला तबका इतना गरीब है कि वो इस इम्पैक्ट का शौक नहीं ले सकेगा, और उसी की सबसे ज़्यादा फिक्र है, इसलिए उस पर सब्सिडी दी जाती है। तो आज प्राइम मिनिस्टर ने ही आपको उसका फॉर्मूला भी बता दिया। उन्होंने कहा मैंने खींचतान करके जहां जहां से भी हमारी बचत हो रही थी या हो सकती थी वो सारी इधर बुक कर दी है, यानी सब्सिडी बढ़ा दी है। और क्या किया है? ठीक 20 रुपए की आपने सब्सिडी बढ़ाई है, बेसिकली 10 रुपए बढ़ाने की ओगरा ने आपको समरी दी है। जब आप 10 रुपए घटाएंगे तो 20 रुपए बढ़े हैं, बेसिकली तो 10 रुपए फी लीटर नहीं 20 रुपए फी लीटर जो है वो छूट दी गई है। और आलमी मार्केट में बिल्कुल ठीक इन्होंने कहा प्राइसेस बढ़ी हैं, लेकिन हम वो शौक अपनी आवाम को नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट की ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो सारी चीजों की प्राइस बढ़ेगी, उससे रिलेटेड एनर्जी प्राइसेस बढ़ेंगी, जो बिजली का उन्होंने बताया फर्नेस ऑयल पे या दूसरे ऑयल बेस्ड जो भी चीज होगी मार्केट में, तो उसका डायरेक्ट जो है इम्पैक्ट आएगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, कमल साहब उसके अगेंस्ट कवर दिया है। अब मेरा ख्याल है थोड़ा सा वेट कर लें। हमाद अजहर साहब यकीनन कल या बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बाकी सवालों के भी जवाब दे देंगे कि कहां से किस किस जगह से मैनेज करके तो ऑयल की प्राइसेस को कवर दिया गया। उसकी रीजन ये है, मैं आखिरी जुमला बोल दूं, हमारी 67% से 70% जो इकोनॉमी है वो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑयल प्राइसेस है, क्योंकि ऑयल बेस्ड है। हमने हर चीज को ऑयल पे रखा हुआ है और ऑयल जाहिर है हम बाहर से लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए अगर इस वक्त अगर हमने इससे ऊपर डाला तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी आपको बताया कि इस रीजन में हम पहले ही बहुत सबसे सस्ता हम ऑयल दे रहे हैं इस वक्त, जो इंटरनेशनल प्राइसेस है उससे अगर कंपेयर कमल साहब ये आगे मैं चाहूंगा अगर हमने वो इम्पैक्ट डाल दिया जी वो अगर हमने डाल दिया तो फिर महंगाई का एक हकीकत महंगाई का तूफान आएगा। और ये हमारी जो अपोजिशन है जो झूठ सच बोलती है और हकाइक से
लोगों को जो है वो जरा डाइग्रेस दोबारा करती है, ऑपोजिशन पे ये जाते फिर हैं उसको भी और फिर मजीद मैं रोएंगे। दोबारा अब तो कैसर शेख साहब, जी, कैसर शेख साहब एक समझदार, एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये असल बात बताएंगे, अनलाइक हिज पार्टी। ओके, एजाज अमान साहब, सर आप इस हवाले से क्या कहेंगे? सर, जो मौजूदा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके पर्सपेक्टिव में जो ये स्पीच प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने की है, इस पे आपके क्या एनालिसिस हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए अनवर, इसको रिलेट तो करना पड़ेगा और इसका रिलेशनशिप भी है मौजूदा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के साथ, जी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपने तमाम तर वसाइल को स्क्वीज करके आवाम को एक रिलीफ पैकेज दिया है, क्योंकि हम भी इसी मुआशरे में रहते हैं। एक तासुर था और उसमें बहुत हद तक दुरुस्त भी था कि मुल्क में महंगाई हो रही है, जी, लेकिन एक और जिसमें तनख्वाहदार तबका और पेंशनर तबका और डेली वेजेस वाले यकीनन बहुत परेशान थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और हुकूमत का एक फ़र्ज बनता है उनको रिलीफ देना, जो उन्होंने तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद एक रिलीफ देने की कोशिश की है। बिकॉज मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो बड़े पॉजिटिव हैं और हुकूमत कुछ रिलीफ देने की पोजीशन में एक तो आ गई है, क्योंकि रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं, एक्सपोर्ट बढ़ गई हैं, ट्रेड डेफिसिट बहुत कम हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स उन्होंने शुरू किए हैं वाटर रिजर्वायर्स की जी, सूरत में, उन पे भी काम हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते ही उन्होंने रिलीफ तो दिया है और इसका पॉलिटिकल रिलेशनशिप यकीनन ये बनता है कि एक तो तमाम सूबों में सेकंड फेज में लोकल बॉडीज इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं और वहाँ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको जो सबसे बड़ी मुश्किल पेश आ रही है अपने हलकों में जाकर वोट मांगते हुए, जी, वो महंगाई की है। क्योंकि हमारा एक तो टैक्स न देने का रिवाज भी है, एक माइंडसेट भी है कि हमने टैक्स नहीं देना, लेकिन हर चीज रिलीफ हर आदमी हुकूमत से मांगता है, जो उनका किसी हद तक हक भी है, लेकिन वो कोई लॉजिक सुनने को तैयार नहीं है। हर आदमी एक बात जानता है, जो मेजॉरिटी है वोटर की, कि जी महंगाई बहुत हो गई है। तो मेरे ख्याल में उस परसेप्शन को दुरुस्त करने के लिए, और अपोजिशन के पास सिर्फ एक पॉइंट है जहां वो किसी हद तक दुरुस्त भी थे, हालांकि हकीकत का उन्हें इल्म है, लेकिन वो लोगों के आगे महंगाई का जो ठीक, ये एनवायरमेंट था इसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हुए लोगों को हुकूमत के खिलाफ उकसा रहे थे। हालांकि उनके कहने पे सड़कों पे आया ना कोई आया है ना आइंदा जरा आएगा। कादिर साहब तो आ गए हमारे साथ। जरा साहब मैं आपका लौट के आऊंगा। कादिर बोल साहब, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो 4 अदवार गुजरे हैं, जुल्फिकार भुट्टो साहब से लेकर यूसुफ रजा गिलानी, जरदारी साहब का, उन्होंने कहा उसमें जो शरह महंगाई थी वो बहुत ज्यादा थी। 13.9 पहले दौर में थी, 2008 से 2012 13.6 थी, और पीटीआई के 3-3.5 साल में तो 8.3 है। तो ये सारा वावेला आप लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आप वैसे तो जिक्र नहीं किया अपनी स्पीच पे, ना लॉन्ग मार्च का जिक्र किया, ना अदम एतमाद का। मेरा सवाल ये कि आप लोग जो अवामी मार्च कर रहे हैं, तो इश्यूज तो पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कर दी, बिजली की कम कर दी, तो आपकी उस गुब्बारे से हवा निकाल दी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने? बहरहाल अपना शासन बुनियादी तौर पर हमें कल तक का इंतजार करना है। ये कमेंटेटर्स, ये जो फिगर्स के साथ जिनका ताल्लुक होता है आदाद शुमार के साथ, इन्होंने कल अपने कमेंट्स देने हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कुछ कहा इसमें कितनी सदाकत थी, क्या सही था और क्या गलत था। उसको क्वेश्चन बिल्कुल मैं नहीं करता हूँ। मैं यही कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा सही कहा। लेकिन जो महंगाई का ताल्लुक होता है, महंगाई का रोजगार के साथ ताल्लुक बड़ा सीरियस हो जाता है। महंगाई होती है लेकिन रोजगार के अगर बेहतर मौके हो, जहाँ पर एक आदमी काम कर रहा था अगर 2 आदमी काम करना शुरू कर दे तो उसका इम्पैक्ट उस सिस्टम का नहीं रहता है। आजकल है, आजकल अनफॉर्चुनेटली ये आपके कोरोना की वजह से एक तरफ महंगाई आसमान की तरफ जा रही है और दूसरी तरफ से जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत श्रिंक कर गए हैं। और जहाँ पर 2 आदमी काम कर रहे थे, 2 की बजाय 1 या 3 कर रहे थे तो 1.5 या 2 हो गए। तो इस वजह से इसका इम्पैक्ट जरा कदरे ज्यादा महसूस हो गया है। और इसकी जस्टिफिकेशन ये देना कि जी फलान मुल्क में ये है तो फलान मुल्क में ये जस्टिफाइड नहीं है। अगर अब यूके की बात करते हैं तो यूके में आजकल जो वेजेस, कोई मुझे बता रहा है 9 पाउंड है पर आवर जी, 70-80 पाउंड अगर बन जाता है, कितनी महंगाई क्यों ना हो जाए उसकी, फिर भी उनका तो 2 वक्त का खाना या अपने आप को जिंदा रखने के लिए
कादिर साहब, ये भी मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या सोल्यूशन क्या है सर इसका? ये जो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट है, सप्लाईज का इश्यूज है, यूक्रेन रशिया की आपस में झड़पें हैं, फिर कोविड है, तो फिर आप पीपल्स पार्टी के पास क्या हल है कि मौजूदा मौशी हालात में क्या पॉलिसी ऑप्शंस है? इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ पीपल्स पार्टी। मैं तो इतना कहूंगा कि इस गवर्नमेंट में एक जो नाकामी है वो ये है, ये कोई टीम पैदा नहीं कर सकती। आपकी आवाज में बड़ी टीम नहीं पैदा कर सकी, आप कह रहे हैं मौशी टीम नहीं है। वैसे बहुत से लोग तो आपके दौर के मौजूदा मौशी टीम में भी पाए जाते हैं, लेकिन आपने कहा मौशी टीम नहीं है। मेरे ख्याल में दोबारा हम राब्ता आपसे करते हैं, आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टॉर्शन है। कैसर शेख साहब, आपसे सर जानना चाहूंगा, रोजगार के मौके की बात करते हैं कादिर साहब। प्राइम मिनिस्टर साहब ने IT सेक्टर में भी ऐलानात किए हैं, टैक्स छूट दे रहे हैं, फिर फॉरेन करेंसी की जो है उसकी छूट है, और कैपिटल गेन टैक्स खत्म किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स को पैसे जो इन्वेस्ट करेगा उससे सोर्स नहीं पूछा जाएगा, और सिख इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बारे में उन्होंने कहा वो कल इसकी पॉलिसी बयान करेंगे। क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्शन सेक्टर की भी उन्होंने बात की, दीगर सेक्टर्स की बात की, एग्रीकल्चर सेक्टर की भी बात की। सर, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बता रहे थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अपनी हुकूमत का। मैं अनवार आपको सादा सी बात बताऊं, बहुत बड़े रिलीफ हैं। देखिए रिलीफ नया, पहले एक जून में बजट आया था, अभी जनवरी में एक बजट, ये असल बजट है जो अब दे रहे। फाइनांस में इसको तो बिठाया नहीं साथ, और ना ही IMF की बात की कि उनसे हमने क्या अभी समझौता किया। सब झूठ मूठ है, सिर्फ मार्च के लिए है, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए जो तहरीक अदम एतमाद है उसके लिए हो रही है। इन्होंने ये तो बताया नहीं, ये जो सारी रिलीफ देंगे इससे बजट का जो खसारा है कितना और बढ़ जाएगा। पहले ही खसारा हमारा 3500 अरब तक के चला गया, इम्कान है इस साल चला जाएगा, जो कि तारीख का हाईएस्ट होगा। और फर्दर आप बढ़ा रहे हैं ये चीज़, रिलीफ जब देंगे, और फिर क्या IMF का समझौता खत्म हो गया है। रिलीफ में कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा रिलीफ है, आम आदमी को इसका फायदा होगा। पर ये कितने, ये 15 दिन चलेगा, 3 हफ्ते नहीं, अगले चलेगा, बजट तक का है सर। कैसर शेख साहब, तकरीर लगता है आपने पूरी नहीं सुनी। अगले बजट तक यही प्राइसेस रहेंगी। कैंसिल हो जाएगा जी सर, अगले बजट तक प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में कहा है जो पेट्रोल के निर्ख हैं, डीजल के और बिजली के, वो नहीं बढ़ेंगे। तो अगर अगले बजट तक है तो ये तो फाइनांस मिनिस्टर को देना चाहिए, तो बजट दे दिया ना। इतनी बड़ी रिलीफ किसी बजट में नहीं मिली, कोई भी मुमकिन, यानी ठीक है बहुत अच्छी रिलीफ है, पर ये नया बजट ऐलान करें ना असेंबली में, और बताएं उसका, हमें दोनों चीजें बताएं कि ये रिलीफ होगी तो उसका क्या हमारा डेफिसिट होगा, कहाँ से आएगा पैसा। तो बजट में चलिए, ये तो आपका नुकता आ गया, वो मैं ब्रेक के बाद कंवल साहब से पूछूंगा बजट खसारे का। फाइनांस मिनिस्टर को साथ बिठाएं कि वो अपनी इस बात पे कायम है, वो क्या इस बात को मानते हैं। कल फाइनांस मिनिस्टर से भी बात फाइनेंस करना मिनिस्टर है है, ना, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की। खत्म हो गया है उनका, ये नई चीज दे दी है इन्होंने, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है अगर ये चले। अव्वल तो ये 15-20 दिन की हुकूमत है या नहीं है ये अल्लाह जानता है, लेकिन ये अगर चले, हम तो चाहते यही हैं कि इंडस्ट्री को ये रिलीफ मिले, कि कोई उस पर कोई पूछने वाला ना हो, ना उस पर इस किस्म की टैक्सेशन हो, और तेल की कीमतें दुनिया में बढ़ती जाए, हमारी कम हम तो चाहते हैं, लेकिन साथ साथ उसको काबिल अमल भी तो बताना। ये फाइनांस बिल दे दिया है, ये मनी बजट दिया है, ये असेंबली का प्रीरोगेटिव था उसको पास करना। प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार है, वो क्या कर सकते हैं अकेले? कोई पाकिस्तान की ऑब्वियसली सर टीम के साथ मिलकर किया होगा ना कैसर साहब। कैसर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने खिताब में कहा कि अपनी मौशी टीम से मुशावरत के बाद वो ये एक तकरीर कर रहे हैं, इब्तिदाई में कहा था। मनी बिल असेंबली का प्रीरोगेटिव है, किसी प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट का नहीं है। आप किसी से पूछ लीजिए, इनके इख्तियार में क्या है, घटाना या बढ़ाना। ये उठते हैं तो जब बढ़ाई जाती है तो आप सारा इल्जाम प्राइम मिनिस्टर साहब में लाते हैं, आप कहते हैं इख्तियार किया जो कम कर रहे हैं। असेंबली के लिए ये तो चले, ये आपने एक नुक्ता किया है, टेक्निकल नुक्ता उठाए। मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद कंवल साहबा से और कादिर बलूच साहब और एजाज अवान साहब से इन नुकात पे गुफ्तगू करते हैं। एक छोटा सा वक्फा, व्यूअर्स दोबारा लौट के आते हैं। वी हैव इंटरेस्टिंग डिबेट ऑन आवर हैंड्स। वक्फा ले लीजिए। नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटी, मरीना स्पोर्ट्स सिटी। सिर्फ 1.5 लाख रुपए से बुकिंग और बहाना किस्त सिर्फ 9,500 रुपए से। वेलकम टू द न्यू होम ऑफ लाहौर कलंदर्स, मरीना स्पोर्ट्स सिटी। 042-111-333-987, a project of Al Jaleel Developers.
वेलकम बैक। कमल शोजब साहबा, आपने ब्रेक पर जाने से कबल दोनों मेरे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। आप प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा कैसर शेख साहब और जॉन कादिर साहब के नुकात को। देखिए जी, जनरल साहब को मैं रिस्पेक्टफुली रिस्पॉन्ड करूंगी कि जब हम इकोनॉमीज़ को कंपेयर करते हैं तो हम डेवलप इकोनॉमीज़ को अंडर डेवलप कंट्रीज़ के साथ बड़ी फराग दिली से कंपेयर करते हैं। यूके की अब एक डेवलप इकोनॉमी है, यूएस की एक डेवलप इकोनॉमी है। वहाँ आपकी जैसी हुकूमतें नहीं रही ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग की। वहाँ इदारे परफॉर्मिंग है, इंस्टीट्यूशंस उन्होंने डेवलप किए। पाकिस्तान में तो अल्लाह का शुक्र है एक ही इंस्टीट्यूशन है जो डेवलप रहा, और उसी से आपका भी ताल्लुक है, दूसरे जनरल साहब का भी है और किसी हद तक मेरा भी है, ये सारे जानते हैं। वो पाकिस्तान का तो एक ही इंस्टीट्यूशन है जिसने अपनी एक कायम रखी परफॉर्मेंस। फौज अब बाकी तो सारी आपने ये जो हमारे कैसर शेख साहब की पार्टी ने और पीपल्स पार्टी ने तो मिलकर तबाही मचाई इस मुल्क में। तो उसके बाद अब जाके हम डायरेक्शन सीधी कर रहे हैं, जिस तरह जनरल साहब ने बताया। ये जनरल साहब नहीं बता रहे, ये ब्लूमबर्ग बता रहा है, ये वर्ल्ड बैंक बता रहा है, ये आईएमएफ आपको अगले 10 साल की प्रोजेक्शंस दे रहा है कि 5.37 ग्रोथ रेट आपका जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट और वो क्या कहते हैं आर्टिफिशियल आपके ग्रोथ रेट्स नहीं आ रहे हैं। ये सस्टेनेबल प्रोजेक्शंस है अगले 10 साल की। तो एक तो ये चीज हमें जहन में रखनी चाहिए कि एक डेवलप्ड कंट्री की इकोनॉमीज जो डेवलप इकोनॉमीज थी, स्टेबल इकोनॉमीज थी, अगर वो कोरोना को सस्टेन नहीं कर सकी और उस दौर में अगर पाकिस्तान ने सस्टेन किया तो ये बहुत बड़ी शाबाश बनती है इस हुकूमत की, जिसने टाइमली कंस्ट्रक्शन सेक्टर खोला, जिसने टाइमली टेक्सटाइल सेक्टर खोला और उसमें इन्वेस्ट किया। और आज वजीर आजम ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की जिसको मैं यहाँ दोबारा हाईलाइट करूंगी कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हमारी प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो पॉलिसी है, जो एक अल्हम्दुलिल्लाह ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं दोनों पार्टियां, इनके दौरे हुकूमत में इनकी इंडस्ट्री तो ग्रो कर गई। पहले 3 सालों में नवाज शरीफ साहब ने 18 फैक्ट्रियां लगा ली, लेकिन पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो ड्रॉप कर गई, सत्यानाश हो गया। 2016 में आपकी टेक्सटाइल मुकम्मल बंद हो गई। ब्लूमबर्ग ने, डॉन ने, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने, उस वक्त की खबरें आप निकाल के देख लें, गूगल करें, अभी निकल आएगी। 5 लाख मजदूर सिर्फ फैसलाबाद में जो है वो ये लूम्स भी बंद हुई, टेक्सटाइल बंद हुई और वो बेरोजगार हुए। मैं लेबर फोर्स सर्वे लास्ट जो 2019 का आया था उसके मुताबिक 2019 में 23 लाख और 11,000 जो है वो नौकरियां बढ़ी। अब आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी में, उस पर भी आपको स्टैटिस्टिक्स दे देती हूं। ठीक है, पाकिस्तान इस वक्त स्टार्टअप्स की, पूरी दुनिया बता रही है स्टार्टअप्स की जन्नत है। $370 मिलियन जो है वो सिर्फ पिछले साल स्टार्टअप्स की मद में पाकिस्तान में आया है। तो वो जब आ रहा है तो मुल्क में कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है ना इकोनॉमिक। ये जो आप बाइकिया देखते हैं, ये जो आप ये देखते हैं करीम देख रहे हैं और 10 दराज तो फलाना तो टिमाका, इसमें आपने देखा नहीं है कि लोग एम्प्लॉयमेंट, उनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। ये स्टार्टअप्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। आप स्टैटिस्टिक्स निकलवाएं, आपको अंदाजा होगा कम से कम भी 25 से 30 लाख लोग जो है वो इस यंग लोग जो है वो इस तरीके से अपने साइड बिजनेसेस भी कर रहे हैं। दूसरी बात मैं उठा रही हूं, आ रही हूं, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। आपकी जिस वक्त टेक्सटाइल फुल उस पे चलनी शुरू हुई, उसके रिजल्ट अब आ रहे हैं। 2 लाख तो स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज सिर्फ फैसलाबाद में थी, सियालकोट में इंडस्ट्री चली है। आपकी 121% टेक्सटाइल की जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ी है। 16.5 बिलियन सिर्फ हमारी इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर एक्सपोर्ट दे रहा है। टोटल मिला के इस वक्त तकरीबन हम 29 बिलियन के करीब पहुंच गए, जो एक टाइम पे बिल्कुल ड्रॉप कर गई थी। ये रीजन में इस वक्त सबसे ज्यादा है। जिस वक्त कोरोना की वजह से जो जनरल साहब कह रहे थे हर चीज बंद हुई हुई थी, डिमांड सप्लाई डिस्टर्ब हुई हुई थी, पाकिस्तान की इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर का सामान लंदन में आपको नजर आएगा, आपको न्यूयॉर्क में नजर आएगा, आपको बड़े बड़े स्टोर्स में दुनिया में इस वक्त नजर आ रहा है। इन्होंने कहा जी हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप की बात की वजीर आजम ने, आज कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की बात की, उन्होंने आज इंटर्नशिप्स देने की बात की, उन्होंने किसानों को सस्ते कर्जे देने की बात की, उन्होंने मकानों के लिए मॉर्गेज की बात की, 30,000 रुपए स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बात की। फोकलोयर लॉ को 1 साल 9 महीने लगे तब जाके कहीं वो ठीक हुआ है कि आपके जो बैंक है वो माइक्रो लेवल पे फाइनेंसिंग करते ही नहीं हो, तो बड़े बड़े लोगों को पैसा देते हैं, ये फिर भाग जाते हैं पैसा लेके, फिर भी बैंक हमारे बड़े खुशी खुशी इन्हीं बड़े लोगों को देते हैं। तो वो सारी बात की। अब इनसे मैं जो कह रहे हैं कि जी मनी बिल जो है वो पाकिस्तान ये इनकी असेंबली का ये इख्तियार है, और वजीर आजम अगर ये मनी बिल है तो आप फाइनेंस की कमेटी में बैठते हैं, आपके पास पूरे इख्तियार आते हैं, आप इसको चैलेंज कर दें वहां पे जाके और आप मंगवा लें फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस की मिनिस्ट्री से सारे
आप उनसे रिकॉर्ड स्टैटिस्टिक्स, मेरे से ज्यादा आपके पास इख्तियार है, आप निकलवा के बुलवा के पूछ सकते हैं कि कहाँ से आया और ठीक है। क्या नहीं है। मैं- अब ये मैं तो इजाज़ black and अहवान white साहब। में हर चीज स्टैंडिंग कमेटी के सामने आ जाती है। ठीक है, ये आपने बड़ा अहम एक नुकता सिर्फ मैं उठाया। आपको बता दूं, लास्ट मेरा एक लास्ट सुन लीजिए, लास्ट सिर्फ एक सुन लीजिए। ये मनी बिल नहीं है, ये वो इख्तियार है जो मिनिस्ट्रियों के पास होता है, जो एक हुकूमत के पास और एक वजीर आजम और उसकी काबीना के पास होता है, और वही ठीक है। इख्तियार उन्होंने अपना राइटली पॉइंट आउट किया है। अगर ऐसी बात है तो फिर आप असेंबली को कोसा करें, असेंबली पे तनकीद किया करें, और 18वीं तरमीम के बाद सूबाई असेंबलियों को तनकीद का निशाना बनाया करें। वजीर आजम का क्या कसूर होता है जब सारी महंगाई और हर अच्छा बुरा जो है वो उनके ऊपर डाल देते हैं। 18वीं तरमीम के तो सारे आप लोग चैंपियन है। उसके बाद तो मुराद अली शाह को खड़ा करके पूछना चाहिए बिलावल को कि भाई 14 साल से तुम्हारी हुकूमत है, मार्च हम इधर नहीं, आड़ियां जाड़ियां उधर ही करें सिंध में, और उससे पूछे Point कि taken. 5 अरब रुपया तो तुम पेंशनर्स का खुद खा गए हो, तुम्हारे जिम्मे लगा हुआ है। जरा इसका जवाब फाइनेंस लेंगे। का मैं- मिनिस्टर भी मुराद अली शाह है पीपल्स पार्टी जी, का। जी, वही है। मैं तो उसका- 14 सालों में जो फाइनेंस का डेफिसिट है, जो वहां की ऑडिटर जनरल की रिपोर्टें आ रही हैं, जो वहां पे हेल्थ के प्रॉब्लम है, जो ओके, वहां मैम, पे आपका education रुकता की गया। मैं नून लीग इजाज़ अहवान साहब opposition में रिकॉर्ड इतनी रुकता आला जो प्राइम बैठी हुई मिनिस्टर है। इमरान खान साहब की आखिरी स्पीच सुन में। लें, आपस में मैम, इनका लंबी इतना होगी आपकी भाईचारा बात। है कि नून लीग की मुनाफकत चेक करें कि कभी सवाल नहीं पूछते कि सिंध की हुकूमत में इतनी अवाम जो सफर वो तो कर रही आजकल है, उनकी उनके बारे में कुर्बतें पूछे बढ़ गई हैं कि ना। आपने इनको क्या रिलीफ जी, वो तो कुर्बतें बढ़ गई। इजाज़ अहवान साहब, सर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात की, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं। उन्होंने कहा आजादाना फॉरेन पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि उनका हमेशा से मतमा नजर यही रहा। उन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब जो मिलिट्री डिक्टेटर थे उनका हवाला दिया कि उनके दौर में ड्रोन्स हुए, और पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में भी 400 के करीब ड्रोन हमले हुए। उन्होंने कहा हमने जब सोवियत यूनियन, फॉर्मर सोवियत यूनियन की अफगानिस्तान इन्वेजन थी उसमें अमेरिका को सपोर्ट किया। 9/11 के बाद जब अमेरिका की अफगानिस्तान इन्वेजन थी तो तब भी हमने अमेरिका को सपोर्ट किया। रूस और चीन के दौरों का हवाला दिया। आप इस हवाले से सर बताइएगा। इस वक्त ब्लॉक्स की बात की जा रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हर दफा कह रहे हैं कि पाकिस्तान किसी ब्लॉक का ऐसा नहीं बनेगा। क्या कहेंगे इस हवाले से? थैंक यू। पहली बात तो यह है कि इस वक्त कोई कोल्ड वार नहीं है और दुनिया में कोई ब्लॉक्स बने हुए एज सच नहीं है, वारसा एंड नेटो लाइक। रीजनल रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, कोशिश हो रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की बात 100% दुरुस्त है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को सर्व करने के लिए बनती है वो मरहूने मिन्नत रही है यूरोप और अमेरिका की खुशनुदी की। जी, तमाम तर डिक्टेटर्स और पॉलिटिकल लीडर्स ने मिलकर हर वो काम किया है जिसमें सोच होती थी कि वेस्ट और अमेरिका हमसे खुश हो जाए। उसमें पाकिस्तान का जो मफाद होता था वो प्रायोरिटी 2 पे अनफॉर्चुनेटली चला जाता था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने 1962 ऑनवर्ड अयूब खान के दौर में ये जो बड़ा बेसिस दिए थे और वो जो U2 की फ्लाइट हुई, फिर जिस तरीके से यूएसएसआर ने हमारे खिलाफ वीटो एक्सरसाइज किया जिस वजह से कश्मीर के ऊपर, वो भी हमें पता है। और फिर जो ज़ियाउल हक के दिनों में या उसमें अभी वॉर ऑन टेरर में जिस तरीके से हमने उनका साथ दिया है, वो एक पॉलिसी ऐसी थी जिसमें यकीनन एक तरफ पाकिस्तान का मफाद था, लेकिन प्रेडोमिनेंट फैक्टर था वेस्ट और अमेरिका की खुशनुदी हासिल करना। हम समझते थे कि अगर ये कुव्वतें हमसे खुश होंगी तो हम बड़ी प्रोग्रेस करेंगे, बड़ी ग्रोथ होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके हमने बड़ी भारी कीमत दी है। और अब जो जिस इंडिपेंडेंट पॉलिसी की वो बात कर रहे हैं, वो उनका कहना ये दुरुस्त है कि हमने अपने मुल्की मफाद के लिए जिस मुल्क से चाहेंगे ताल्लुकात रखेंगे, अगर पाकिस्तान का इंटरेस्ट सर्व होता है तो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो बैरूनी कुव्वतें हैं ये आपको ऐसा करने नहीं देती, क्योंकि अभी आप ईरान की एग्जांपल ले लें। ईरान हमें गैस और ऑयल सबसे सस्ती कीमत पे देने के लिए तैयार है और पाइपलाइंस हमारे बॉर्डर तक पहुंची हुई हैं, लेकिन अमेरिका सैंक्शंस की वजह से हमें ये सब कुछ हासिल नहीं करने देता। तो अगर हम उनकी खुशनुदी के लिए सीपैक को प्रायोरिटी 2 पे डाल दें, हिंदुस्तान की हेजेमनी एक्सेप्ट कर लें, रशिया से जरा दूर हो जाएं, अफगानिस्तान के लिए उनके साथ फिर ताउन शुरू कर दें, तो इसका नतीजा मनफी निकलेगा, हमें फायदा नहीं होगा। तो आई अप्रिशिएट कि एक ऑनेस्ट, दयानतदार और दलेर प्राइम मिनिस्टर वो पॉलिसी लेके चलना चाहता है जिसमें पाकिस्तान फर्स्ट प्रैक्टिकली होगा। तो मैं समझता हूं उनकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है
और ऐसी ही फॉरेन पॉलिसी लेके चलना चाहिए जहां पाकिस्तान के मफाद का तहफ्फुज हो सके। अच्छा कादिर बलोच साहब, सर आप हैं हमारे साथ? जनरल साहब नहीं है। कैसर शेख साहब, दौरे रूस मैं आपसे जानना चाहूंगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि रशिया से हमने 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट करनी है, बहुत बड़ा सप्लायर है रशिया। गैस मेरे ख्याल में यूरोप को 50% गैस रशिया से आती है और पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू गैस का है। आपकी क्या राय है? जो वजीर आजम का दौरा रूस था, उन्होंने कहा इसके असरात आएंगे, क्योंकि अब तो जाहिर बात है वहां रूस और यूक्रेन के आपस में एक दूसरे के खिलाफ नबरदस्त बां हैं और जाहिर बात है अमेरिका और अहले मगरब यूक्रेन के पीछे खड़ा है। लेकिन उनका ये कहना था कि जो दौरा रूस है इसके बड़े मुस्बत असरात आने वाले वक्तों में आएंगे। आपकी सवाल से क्या राय है कैसर शेख साहब? ठीक किया दौरा रूस करके? मैं समझता हूँ कि दौरा रूस से इन मुश्किल हालात में हमें फायदा ही पहुंचेगा। गैस देखिए हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है और हम आज़ाद पॉलिसी ही हमारी सूट हमें करती है। क्योंकि इस वक्त जनरल साहब ने या अवान साहब ने सही बात की, हमारा ईरान से भी बिजनेस बंद है। हम पाइपलाइन वहाँ के बॉर्डर तक पहुँची हुई है और हमने इतने सालों से वो गैस हमें मुयसर नहीं हो सकी। अमेरिका ने हमको सैंक्शन लगाई हुई हैं। अफगानिस्तान से भी इस वक्त ट्रेड बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। मैं खुद अपनी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ प्रोडक्ट, अपनी मेरी जो बनती है केमिकल्स के प्रोडक्ट, वो हमारे पास पेमेंट्स भी आई हुई हैं। तो अमेरिकन बैंकों की वजह से हम वहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे और फिर गैस की हमें ज़रूरत है। और सी पैक जो है वो लाजमी हमारा जुज है। सी पैक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की मईशत के लिए, उसको हमने करना है। लेकिन मैं ये आज के प्राइम मिनिस्टर साहब की जो बात है ना, बड़ा हम्बली ये आपको बात करना चाहूँ, कोई लॉजिक नहीं है। देखिए हमारा हमने छोड़ा था ना तो 1000 अरब रुपए हमारा सर्कुलर डेट था, आज वो 2200 अरब तक तो पहुंच गया। अगर आप ये बिजली की कीमत कम करेंगे जो आपने कर दिया, आज ऐलान कर दिया बगैर बजट के, तो ये 3000 से भी ऊपर चला जाएगा सर्कुलर डेट। और हमारा जो बजट का खसारा है, आपने तेल की कीमतें बावजूद दुनिया में तेल बढ़ रहा है और आप लेवी का वादा भी करके आए हुए हैं IMF से, आपने अपने तौर पे उसको कम कर दी, अच्छी बात है कंज्यूमर के लिए। लेकिन ये तो हमें बता देना कि वो हासिल कहाँ होगा, क्या नए कौन से टैक्स लगेंगे या क्या नोट छापेंगे या कितना हमारा बजट का सरमाया हो जाए, जो खसारा हो जाएगा। क्योंकि बात हम रियलिस्टिक, मैं वज़ीर आज़म की कोई मुखालफत नहीं कर रहा, मैं तो ये चाह रहा हूँ आज की जो उन्होंने अनाउंसमेंट की हमारे लिए बहुत अच्छी है। लेकिन ये है तो सिर्फ मार्च के लिए 2-3 हफ्ते के, वो ये डर के जो अपोजिशन की तहरीक चल रही है सिर्फ उसके रद्द अमल में है। ये नहीं चल सकेगी, ये जल्दी या तो बजट आ जाएगा जिसमें नए टैक्सेस सारे लग जाएंगे। तो मुझे ये बताइए, वज़ीर आज़म साहब को पूरी बात करनी चाहिए थी ना कि मैं ये तो दे रहा हूँ रिलीफ, बजट में यही होता है ना, ये रिलीफ दे रहा हूँ, ये हासिल यहाँ से हो जाएगा। तो जब तक वो पूरी बात ही ना करें, वन साइडेड बात करना, ये तो मैं पहले आपसे कहा कि प्योर बहुत बड़ा मनी बिल दे दिया इन्होंने। दें, जरूर दें, असेंबली में इजलास बुलाएं, असेंबली वाले समझेंगे कि कहाँ से ये हासिल होना है और कहाँ इसको खर्च करना है। ये सारा प्रीरोगेटिव तो कौमी असेंबली का है, क्योंकि मनी बिल सिर्फ कौमी असेंबली के पास होता है। तो उसके बगैर कोई एक शख्स या कोई कैबिनेट इसको कर ही नहीं सकती। बहुत बड़ा रिलीफ है और ये रिलीफ इस तरह जरूर देना चाहिए, लेकिन किस तरह साथ बताएं भी तो सही कि क्या नुकसान होगा, किसके ऊपर ये असर पड़ेगा इसका, कौन और नए टैक्स किस तरह करोगे, क्या नोट छापोगे, क्या ये कितना खसारा करोगे। 3500 अरब रुपए तो पहले खसारा है हमारी इंपोर्ट। अच्छा, ये इसका जवाब ले लेते हैं। साहब ने कहा ना, सबसे जनवरी के महीने में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो खसारा हुआ है, जो ट्रेड डेफिसिट है, तारीख का सबसे बड़ा, किसी महीने में नहीं हुआ। तो हम $4 अरब से ऊपर तो एक महीने में हमारा। ठीक है, ये इसका जवाब कैसा सर, आपने आम नुक्ता उठाया। मैं ये वजाहत करता चलूं, कादिर बलोच साहब हमारे साथ नहीं है, हमारा उनसे राब्ता नहीं हो रहा। कंवर साहब मैं चाहूंगा कि इसका जरूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि परेशानी खाई जा रही है कैसर शेख साहब को कि ये जो सस्टेन कैसे करेंगे, ये जो इतना बड़ा रिलीफ दिया है, तो कैसर शेख साहब बार बार कह रही है ये जो इतना बड़ा रिलीफ दिया इसको कैसे सस्टेन किया जाएगा। जरा अगर आप इख्तिसार से बताएं, फिर मैंने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस पे भी एक क्वेश्चन करे, पहले इसका जवाब दे दे प्लीज। अनवार साहब, मैं माजरत चाहती हूँ, पहले मैं एक नुक्ता भूल गई थी। 3400 अरब रुपया जो FBR का टैक्स कलेक्शन था आज से 2 साल पहले, पिछले साल हमने किया 4700 अरब रुपया टैक्स कलेक्शन, और अब की बार हमारी प्रोजेक्शंस जो हैं वो 64 से 6700 बिलियन की हैं जो टैक्स कलेक्शन बढ़ा रहे हैं। तो हम ज़्यादा इकोनॉमी डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लेकर आ रहे हैं,
और जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हमने लॉ इम्प्लीमेंट किए और वो उस राइटली टाइमली किए गए थे फैटफ की मद में, उसका काफी फायदा भी हो रहा है। ठीक। तो उसकी वजह से भी आपके पास एक कुशन बन गया। आप हिसाब लगा लें, तकरीबन 1700 अरब रुपया बनता है एक साल का जो इजाफी टैक्स कलेक्शन है, और ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। ये आपको जो फिगर्स मैं कोट कर रही हूँ, ये आपको स्टेट बैंक की वेबसाइट पे या जो मैंने दूसरे नंबर्स या वजीर आजम ने जो नंबर कोट किए, आपको पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की वेबसाइट पे ये मतलब आपको मिल जाएंगे। Okay. ये कोई फर्ज फिगर्स या हमारी अपनी तरफ से दिए हुए फिगर्स नहीं है, ये रिकॉर्डेड और एक्नॉलेज्ड और क्रेडिटेड जो है वो फिगर्स हैं। तो एक तो ये है, बाकी जो गिदड़ सिंगी है वो मैंने आपको पहले ही अर्ज की थी कि वो हमाद अजहर साहब ठीक है, या शौकत तरीन साहब जो है वो निकाल के दिखा देंगे कि किधर से निकाली है। आखिर अब एक और आम नुक्ता है, अगर हमने कुछ थोड़ा सा पहले हमने कंवल साहब वो मुझे आ गया, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के इकोनॉमी थी, मुझे एक मिनट दीजिए, मुझे एक मिनट दें। जी जी, कंजम्पशन वाली हमारी इकोनॉमी थी, हमने इसको पहले हम स्लो डाउन पे लेके गए हैं। स्लो डाउन के बाद जिस वक्त हम उसके लेवल पर आए हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हुई है, ठीक तो है। उसके बाद जाकर अब हमने इकोनॉमी को खोलना शुरू किया था। अब इकोनॉमी में जिस वक्त आपकी ओपन होती है और मैक्रो आपके इंडिकेटर सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक आपकी, ठीक है, वो आपने कहा उसकी डिटेल्स आ जाएगी। बताया ओके कि ऑयल की कंजम्पशन 15% ऑयल की कंजम्पशन बढ़ने का मतलब ये कि आपकी इकोनॉमी एक्सपेंड हो रही है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, पॉइंट टेकन। और इन्वेस्टमेंट मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूं, क्योंकि आप 980 अरब रुपए का लिस्टेड कंपनीज जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका भी जिक्र किया है, उन्होंने प्रॉफिट मेकिंग की है। जी जी, उसने जिक्र किया। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं जनरल साहब से भी, सारे स्टैटिस्टिक्स आपको क्या बता रहे हैं कि लोगों को बिजनेस में इस वक्त फायदा हो रहा है। ये पॉइंट आ गया, आपका नुक्ता आ गया, मैं ये जानना चाह रहा हूं, पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस में भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुफ्तगू की है। आप चूंकि कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन की मेंबर है, ये इस पर तो सारी जो मीडिया तंजीमें हैं वो सरापा एहतजाज हैं और अपोजिशन भी है। आपसे भी ये सवाल है, इसका जवाब दीजिएगा जनरल साहब और कैसर साहब, इस पर हमने क्लोज करना है। पहले आप क्यों कर जरूरत महसूस की जा रही है कि 2016 का कानून है, आज भी पीएम साहब ने कहा, आप क्यों तरमीम करना चाह रहे हैं सेक्शन 20 में? देखिए जी, पहले तो मैं इस सारे मामले में एक विक्टिम भी हूं कि मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए एक इंतहाई घटिया और गलीज शख्स ने पूरा वीलॉग किया। मेरे समेत और बहुत सारी मेंबर पार्लियामेंट हैं, जिनमें मलिका बुखारी साहिबा हैं, सायरा साहिबा हैं, एक दो और हैं, जिसका दिल करता है वो उठता है और हमारे ऊपर ना कोई तहकीक करते हैं, ना उन्हें हमारे अगले पिछलों का पता है, और हमारे पे वो बहतानबाजियां और वो तरीके से हमारे वीलॉग किए जाते हैं। कोई तरीकेकार है। सबसे बढ़कर यह कि वजीर आजम साहब की अहलियां हैं, उनसे तो आज तक हमारी मुलाकात नहीं हुई। वो एक घरेलू खातून है, घर में बैठी है, बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे हमजा शहबाज की बेगमात घर में है, जिस तरह से हसन हुसैन की बेगमात घर बैठी है, जिस तरह मरियम बीबी की दूसरी बहन घर बैठी है, और भी बहुत सारे लोग हैं। मौलाना फजलुर रहमान की बेगम है, वो भी घर बैठती होंगी, और भी बहुत सारे कैसर शेख साहब की अहलियां होंगी। वो घर बैठी हुई खवातीन का सियासत से क्या लेना देना है? हर बंदा जिसका मुंह उठता है वो उठ के तो वहां पे जो लग बातें हैं, जो गलाजत तोहमत जनी है वो शुरू हो गई। उसका इतना गलत कल्चर है जिससे आपके ओवरऑल मॉरल्स का सत्यानाश हो गया। दूसरा, पीका एक्ट जो है वो 2016 में नून लीग ने बनाया था, 2/3 मेजॉरिटी थी इनके पास, सेनेट से 2 मिनट में वो पास हुआ था। उस वक्त तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जिस वक्त पनामा का केस चल रहा था, मरियम औरंगजेब साहिबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, उस वक्त खबरें चली हैं, और आपको याद होगा, निकाल के देख लें कि उन्होंने उसको कहा है कि जनाब आप अगर कोई खबरें सोशल मीडिया पे उस वक्त के वजीर आजम और उनकी बेटी के बारे में अगर चली तो सख्त से सख्त कार्रवाई। अब मेरा वक्त कम है, मैं जनरल जाट साहब के भी कमेंट लेना चाह रहा हूं। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। अब अचानक से क्या प्रॉब्लम होगी जब इस वक्त मुल्क के वजीर आजम की अहलिया या इस वक्त के मेंबरान या आम बैठी घरों की जरूरत आप लोग महसूस कर रहे हैं, तोहमत जनी हो रही है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रोकने के लिए मैं इजाज़ अहमद साहब, सर आपकी क्या इस पे राय, और फिर कैसर शेख साहब क्लोजिंग ब्रेक साहब, चूंकि आप लोगों के दौर में पीका ऑर्डिनेंस आया था, एक्ट आया था 2016 का, इजाज़ साहब आप क्या समझते हैं, ठीक कर रहे हैं सर हुकूमत? जी अनवर साहब, देखें, एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो या मीडिया पे हो, जबान जवाल पजीर है, तर्ज तखातुब जवाल पजीर है, अल्फाज का चुनाव इंतहाई घटिया किया जाता है, और सोशल मीडिया की वजह से कैरेक्टर असैसिनेशन, हर शरीफ शख्स की जो घर से बाहर निकला है, हर वो औरत जो घर से बाहर निकल के प्रैक्टिकल लाइफ में आई है, उनकी इज्जतों को उछाला जा रहा है। इसका सदेबाब होना चाहिए। ये वो दौर नहीं है कि आप एक प्राइम मिनिस्टर खातून के जहाज से पोस्टर फेंकेंगे
अब वो जमाना नहीं होना चाहिए, इन चीजों को रोकना चाहिए। लेकिन अभी आप देखें, कल चीफ मिनिस्टर सिंध एक रैली से खिताब करते हुए लफ्ज यूज कर रहे थे कि अगर प्राइम मिनिस्टर में गैरत है तो वो इस्तीफा दे दें। ये कौन सा तर्ज सियासत है? ठीक, ये कौन सा तर्ज तखातुब है? क्या सुलझे हुए रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंटेरियंस और हुकूमत के चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर इस तरीके से खिताब करेंगे एक दूसरे से? ये है जो हम आने वाली नस्लों को पास ऑन करना चाहते हैं? या जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ ने डॉक्टर शीरी मजारी को एड्रेस किया था पार्लियामेंट के अंदर, क्या ये एक महजब तरीका? कैसर साहब से भी सर जवाब ले लेते हैं। कैसर साहब, सर आपकी क्या राय है? लास्ट क्लोजिंग मिनट्स है मेरे पास जी। कैसर शेख साहब, पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस। ये है कि बिल्कुल हमारा जो सारा हम जिस तरह लोगों देखिए ना, किसी के भी खिलाफ इस किस्म की बातें जो कि आजकल हम असम्बली में जिस तरह की बातें कर रहे हैं या सोशल मीडिया में जो बात हो रही है, देखिए हर एक की इज्जत जो है उसको महफूज खातिर रखना लाजमी है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आज़ादी, ये राय की जो आज़ादी है उसको छीन लिया जाए। जो अदालत में डिस्कस हुआ है तो सीधा सीधा डिस्कस हुआ है कि नैब से भी आपने ज्यादा ये सख्त ऑर्डिनेंस बना दी, लेकिन इसका मुतवाजन होना चाहिए, तवाज़ुन होना चाहिए। ठीक है सर, मेरा वक्त खत्म हो जाता है, तो ये वक्त है हम इसको इंशाल्लाह आने वाली रिश्तों में जो प्राइम मिनिस्टर साहब के नुकात उनको जरूर उठाएंगे। आपका कैसर शेख साहब, कवन शोजब, जनरल एजाज अहमान साहब और कादिर बलोच साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, अब आज शब मेराज है, तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया, ज़बरदस्त सफ़र किया। आप मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा गए, आपने नमाज की इमामत की और उसके बाद आप मिराज के मुकाम पर पहुँचे और आपकी अल्लाह ताला से मुलाकात हुई और मुसलमानों के लिए तोहफे में 5 वक्त की नमाज आप लेकर आए। तो इस मौके पे मैं तमाम अपने अहले ईमान वालों को मुबारकबाद पेश करूंगा। तमाम नमाज भी कायम करें और जो अल्लाह ताला ने हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की सूरत में और कुरान पाक की सूरत में ज़िंदगी गुजारने के ज़रिए असूल बताएं, उस पर कुल्ली तौर पर अमल दरामद करें। आज के लिए यही कुछ, इंशाअल्लाह कल हम दोबारा गुफ्तगू कर रहे होंगे जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर के अहम नुकात हैं और जो सियासी सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च और PTI का सिंध मार्च, इस पर भी गुफ्तगू कर रहे होंगे। कल तक सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम 10 तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह नेगेबान।